राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा और हमारे खास कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि आप सभी को इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आप लोग भी उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि आप वृंदावन में क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरीके से हम कौन सी जानकारी अब इस कार्यक्रम से प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लाखों दर्शक हैं जिनको उनके सवालों के जवाब प्राप्त हो जाते हैं। यदि वे वृंदावन में भूमि खरीदना चाहें, वहां अपना आशियाना बनाना चाहें, प्रॉपर्टी खरीदना चाहें या फिर श्री कृष्ण भूमि से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करना चाहें, तो ये कार्यक्रम उनके लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। बहुत सारी उनकी हेल्प हो जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम ऐसी बातें आप तक पहुंचाते हैं जो आप यहाँ वहां भटक कर भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो आपकी बहुत सारी जिज्ञासाओं को भी दूर कर देते हैं। तो आज एक बार फिर से आपके समक्ष बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह से मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, राधे राधे। और हमारे साथ हर बार की तरह एक खास मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए आपका परिचय करवा देते हैं इनसे। ये हैं जाने माने एडवोकेट और रियल एस्टेट के जाने माने लीगल एडवाइजर मिस्टर SP चोपड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राधे राधे। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, आप वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वृंदावन में रहना चाहते हैं, खुद को श्री कृष्ण भूमि से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं, या फिर कोई भी अन्य आपके सवाल हैं जिनकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप कॉल करके प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी से बात कर सकते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब घर बैठे जान सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो सुरेंद्र सर, हम आपसे तो जानकारियां लेते ही रहेंगे, लेकिन हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं जाने माने लीगल एडवाइजर SP चोपड़ा जी। तो हम सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, ताकि आपके बारे में जानने के बाद वह आपसे जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए और ज्यादा आसान हो जाए। मुझे SP चोपड़ा कहते हैं। मैंने अपना कैरियर एज बैंक ऑफिसर स्टार्ट किया था। बैंक में डेवलपमेंट का काम करते करते मुझे लीगल में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बैंकिंग की सर्विस के दौरान ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से इवनिंग क्लासेस के अंदर लॉ की और LLB की डिग्री मिलने के बाद मैंने बैंक से VRS ले लिया और मैं फुल फ्लैज लीगल प्रोफेशन में आ गया। और लीगल प्रोफेशन में आने के बाद मैंने लॉ की सारी ब्रांचेज में प्रैक्टिस का काम शुरू कर दिया। इस बीच मेरे कुछ दोस्तों ने फरीदाबाद के अंदर RPS ग्रुप की स्थापना की 2003 के अंदर। उन्होंने मुझे अपना लीगल एडवाइज़र बना लिया। मैं उनके साथ जुड़ा और मेरा रियल एस्टेट में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया। उनका एक प्रोजेक्ट था 25 एकड़ का ग्रीन वैले फरीदाबाद के अंदर, ग्रीन फील्ड कॉलोनी के अंदर। उस प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर आखिर तक मैंने उनके साथ काम किया। मैं पूरी तरह डीपली इन्वॉल्व रहा और मेरा वहाँ से बहुत इंटरेस्ट हो गया रियल एस्टेट के अंदर। उसके बाद में हमने कनॉट प्लेस के अंदर कस्तूरबा गांधी मार्ग में एक लॉ फर्म बनाई और हम आज की डेट में बहुत सारी कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं और कईयों के साथ काम कर चुके हैं, जिसमें नामी कंपनियां हैं BPTP लिमिटेड, ओमेक्स लिमिटेड, फरीदाबाद के अंदर SPR बिल्टेक लिमिटेड, HRCT प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो सेक्टर 56A के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इसके अलावा नोएडा के अंदर ATS और रियल एस्टेट की बारीकियों में हम लोगों को सलाह देते हैं और बहुत सारी अनेक कंपनियों के हम एडवाइज़र हैं। और इसके अलावा मथुरा वृंदावन के अंदर भूमि इंटरनेशनल और सन सिटी, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं और उनकी जो लीगल एडवाइस होती है वो उनको प्रोवाइड करता हूं। तो सर, आप जैसे कि बहुत जाने माने रियल एस्टेट के लीगल एडवाइजर हैं, तो हम आपसे बहुत सारी जानकारियां आज प्राप्त करना चाहेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को घर बैठे ये जो एक खास मौका मिला है बहुत सारी सवालों के उनके जवाब प्राप्त करने का, ताकि उन तक सारे जो उनके सवाल हैं उनके जवाब पहुंच जाएं। तो सर, प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है?
जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमको ये देखना है कि प्रॉपर्टी ऑथराइज होनी चाहिए, अनऑथराइज प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए, उनकी सारी सैंक्शन डेवलपर ने प्राप्त की रही है। यानी प्रॉपर्टी का जो डेवलपर है, बिल्डर है, उसको नेसेसरी लाइसेंस जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल गया है, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हो गए हैं और आज की डेट में उनका रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गया है। जी बिल्कुल। उसके बाद ही हमें वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तभी हम सेफ हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपने एकदम सही कहा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर किसी को जान लेनी चाहिए। नहीं तो लोग अक्सर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं हो पाता, बहुत से लोगों का पैसा डूब भी जाता है। तो ये बहुत जो जानकारियां हैं महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खरीदना कोई छोटी बात नहीं होती। कुछ लोगों के लिए तो होती है इसके अंदर। बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए तो आसान भी नहीं होता, कहीं से अरेंज करते हैं फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यदि फ्रॉड हो जाए तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता, और अच्छा सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो सर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या जरूरी होता है? ऐसा है, डॉक्यूमेंट्स दो तरह के हैं। एक तो डेवलपर ने कोई प्रोजेक्ट लाना है और डेवलप करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई यूनिट खरीदनी है, वो प्लॉट भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, स्टूडियो अपार्टमेंट भी हो सकता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट अलग है। अगर किसी डेवलपर ने कोई जमीन खरीद के किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो उस जमीन का रिकॉर्ड चाहिए। उसकी पिछले तहसील से हमें 12 साल का रिकॉर्ड निकलवाना पड़ता है कि 12 साल के अंदर इस प्रॉपर्टी की कितनी बार डील हुई है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन में एक upbulek.gov.in नाम की एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर हम चले जाएं तो वहां की जो 1 इंच जमीन है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और जो जमीन हम खरीद के उसके ऊपर प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं उसके बारे में सारी जानकारी हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें साइट पे जाके भी जमीन को विजिट करना चाहिए कि वहां पर किसी और का कोई कब्जा तो नहीं है, उसकी मेजरमेंट भी करनी चाहिए। इसके बाद डेवलपर को जमीन खरीदने का फैसला करना चाहिए। जी। अच्छा, जहां तक सवाल है कि कोई इंडिविजुअल कोई फ्लैट या प्लॉट खरीदना चाहता है तो डेवलपर के पास, मतलब उस लैंड के जिसके ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप किया है, उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा डेवलपर ने नेसेसरी लाइसेंस जो है वहाँ की डायरेक्टरेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लिया हुआ होता है, रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमें फैसला करना चाहिए कि हमने ज़मीन, प्लॉट या फ्लैट खरीदना है। इसके साथ साथ एक चीज़ का हम और ध्यान रख सकते हैं कि उस डेवलपर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने अब तक कितने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, उनकी डिलीवरी कब की है उसने, और मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्या है खरीदने से पहले, डिसीजन लेने से पहले। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार जरूर ये जान लेना चाहिए कि जिनसे आप बात कर रहे हैं या जिन डेवलपर के पास आप जा रहे हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, क्योंकि उसी से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति विश्वास के लायक भी है या नहीं, या फिर जिससे हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बात करने जा रहे हैं वह हमारे लिए ठीक है भी या नहीं। क्योंकि एक फ्यूचर के बारे में लोग सोचकर फैसला लेते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो भविष्य में हमारे काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी, लेकिन यदि वहीं अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो उनके सारे सपने कुछ ही क्षणों में टूट जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, यदि आप भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर वृंदावन की भूमि पर आप अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने कहा भूलेख, हम चाहेंगे आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। भूलेख एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के अंदर मथुरा और वृंदावन की सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होती है। भाई, ये लैंड पिछले काफी टाइम से किस किस ने परचेज की, किस किस ने बेची, उसका मेजरमेंट क्या है, उसकी ओनरशिप आज की डेट में किसके पास है, वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, कॉमर्शियल एरिया के अंदर है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भूलेख के अंदर हमको मिल जाती है। जैसे कोई डेवलपर मान लो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता है, तो हमको ये देखना है कि मास्टर प्लान के अंदर वो जगह जिसको हम खरीदने के बारे में सोच रहे हैं
वो रेजिडेंशियल जोन में होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर प्लॉटिंग या ग्रुप हाउसिंग या फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, या उससे रिलेटेड जो हमें सैंक्शंस हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिलेंगी। ये हमको चीज का ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल, हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन सर से हम जानना चाहेंगे, जैसे कि सर हर बार हमें बताते हैं यहाँ पर कि वृंदावन में क्या कुछ नया होने वाला है, जिसके लिए दर्शकों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ नया होने वाला है वृंदावन में। देखिए, क्या नया होने वाला है ये तो मैं हर शो में आपको बताता ही हूँ, लेकिन आज हमारे चोपड़ा जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं चोपड़ा जी का इतना धन्यवाद करता हूँ कि इतना कीमती समय निकाल के हमारे शो में हमारे दर्शकों के लिए जो आए हैं। इनका एक पास्ट का रिकॉर्ड रहा है कि जितना भी इन्होंने डेवलपर्स को एडवाइस किया है, या हमारे जो दर्शक हैं या ये मान लीजिए जो क्लाइंट जाते हैं इनके पास, उनको जब ये फेस टू फेस बैठ करते हैं तो हमेशा इन्होंने एक ही बात कही है कि भी प्रॉपर्टी को, प्रोजेक्टों को बनाते समय बारीकी से एक एक चीज़ का, पेपरों का ध्यान किया जाए, ताकि होमवर्क जितना ही अच्छा होगा उतने ही प्रोजेक्ट अच्छे डेवलप होकर आएंगे और इतनी ही लिटिगेशन कम होगी, और प्रॉपर तरीके से सबको गाइड करते हैं। जैसे कि शो में इन्होंने पहले बताया कि भूलेख के बारे में बताया, अगर कोई ज़मीन ले वो तो 12 साल का रिकॉर्ड निकाल करके उसे चेक किया जा सकता है। इस शो के दौरान हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर रीसेल की प्रॉपर्टी हो तो उसमें किस तरह से ध्यान देना चाहिए। अगर जैसे इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी हो तो क्या करना चाहिए, डेवलपर से क्या हो तो क्या लेना चाहिए, अगर कोई रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है या देता है उसके पर भी हम जो जानकारी है प्राप्त करेंगे इनसे। और मैं इस अपने पहले आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर नया क्या होने जा रहा है, जैसे कि हर शो में मैं बताता हूँ। उसके बाद हम चोपड़ा से रीसेल जो होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और जैसे मैंने बताया कि रेंट अगर पे लेना हो या देना हो तो वो भी जानकारी ली जा सकती है। तो नया तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि कनेक्टिविटी के बारे में बात होती है हमेशा, कि वृंदा मथुरा वन के अंदर हमेशा ट्रैफिक की जो है बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। इतने सारे मंदिर, इतने सारे जो फुटफॉल, इतना सारे जो लोग वहाँ पर भक्तगण आते हैं, तो उनको मूवमेंट करने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही ये एक विषय है जिसके ऊपर हमेशा हर मीटिंग में बातचीत होती है। इस मीटिंग में मतलब जो वहाँ पर मथुरा में बात होती है, तो इस बार उन्होंने एक रेलवे के ऊपर बड़ा फोकस किया। इन्होंने जो रेलवे का फोकस किया कि एक हमारी राधा रानी एक्सप्रेस जो कि मथुरा से वृंदावन की तरफ आती है, रेल बस के रूप में इन्होंने चलाई, जो कि इसका किराया 30 रुपये का इनका रखा गया है। अब 30 रुपये किराए के अंदर जो है ये जो बस है सुबह भी आती है, उसके बाद आपको शाम को भी आती है, दिन में कई बार है रूट लगाती है। तो जितने भी मथुरा के अंदर लोग आ जाते हैं, साधु संत हैं या तीर्थ यात्री हैं, तो उनको कनेक्टिविटी करने का एक ट्रैफिक का माध्यम, ट्रैफिक जो रास्ते का ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए इन्होंने राधा रानी एक्सप्रेस का स्टार्ट किया है। अब मैं इसके थोड़ा और पीछे जाऊंगा कि ये रेलवे ट्रैक बहुत ही कम लोगों को पता है कि मथुरा से वृंदावन के रेलवे ट्रैक भी है। क्योंकि कम क्यों पता है, इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा रेलवे की मूवमेंट पहले नहीं होती थी, और अभी जो दोबारा स्टार्ट हुई है तो ये रेलवे ट्रैक कोई आज का नहीं है जिसके ऊपर ये राधा रानी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ये सन 1800 ईस्वी के अंदर सवाई माधो सिंह थे जयपुर के राजा, तो वो उन्होंने यहाँ पर वृंदावन के अंदर एक जयपुर मंदिर का निर्माण करने का प्लान बनाया, और जिसका नाम जो है ये भी रखा गया श्री राधा माधव टेम्पल। और जो ट्रांसपोर्टेशन करनी थी, जो जयपुर से पत्थर आना था, उस पत्थर को, इतना हैवी पत्थर था और उस समय इतनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करती थी, तो एक स्पेशली रेलवे ट्रैक को उन्होंने डाला, जो कि बहुत पुराने टाइम में जो रेलवे ट्रैक थे वो मीटर गेज में चला करते थे, और ये मीटर गेज में जो था ये चला आ रहा था, और राधा रानी एक्सप्रेस जो है इस पर रूट हुआ करती थी। लेकिन जब उसकी फिजिबिलिटी नहीं हो रही थी, जो प्रॉफिटेबिलिटी में गवर्नमेंट के नहीं आ रहा था, तो ये 20वीं सदी के अंदर उसको बंद कर दिया गया। लेकिन रेलवे ट्रैक रहा और उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो थी वो टाइमली होती रही, और इन बिटवीन उन्होंने एक डीपीआर सेंक्शन करा कि डीपीआर सेंक्शन करके इसको मीटर गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए। ये मथुरा से लेकर के जो वृंदावन का रूट था ये 11 किलोमीटर का था। इस 11 किलोमीटर के अंदर इसका कन्वर्जन करने की प्लानिंग चल रही थी। इन बिटवीन गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा ये था कि जब तक कि हम उसको मीटर गेज से ब्रॉड गेज में नहीं कर देते, तब तक हम इसको राधा रानी एक्सप्रेस को दोबारा से स्टार्ट करते, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या वो दूर हो जाए। सिर्फ 30 रुपए के अंदर आप मथुरा से लेकर वृंदावन में उस राधा रानी एक्सप्रेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो रेल बस के चलने से ये ट्रैफिक की समस्या भी कम हो जाएगी, एक आपको टूरिज्म का एक चार्म जो है वो भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ नया करती रहती है, इस बार उन्होंने ये भी स्टेप उठाया है जिसमें लोगों को ये सारी फैसिलिटी मिल रही है।
जी बिल्कुल, ये तो जी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही लोगों को मौका मिलेगा हमारे इतिहास से जुड़ने का, इतिहास के बारे में बहुत जी सारी बातें जानने का, और अपना जो हमारे कृष्ण जी हैं उनसे जुड़ने का मौका तो उनको लगातार मिलता ही रहता है। जी जी और इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि वह चाहते हैं कि कैसे वहां पर प्रॉपर्टी खरीदें, ये सारी जानकारियां भी उनको जी प्राप्त हो जी जाती हैं। जी तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपसे रीसेल के बारे में भी जानेंगे और यदि रेंट पर देना चाहें तो उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां यदि कोई फ्लैट खरीदना चाहे तो किस प्रकार से खरीद सकता है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है? फ्लैट खरीदने के लिए हमको ये देखना है कि वो उसका प्रमोटर कौन है, उसका डेवलपर कौन है, उस डेवलपर का जो ब्राउचर है उसमें सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई होती है। लेकिन हमें सेल्स डिपार्टमेंट के स्टाफ के ऊपर सोली डिपेंड नहीं करना, खुद जाके डेवलपर के ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है कि उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो एक्चुअली है। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम चाहें वहाँ जाके कोई मांग के वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे डेवलपर के पास जो लैंड है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो उसका खुद ओनर है, क्या वो कोलैबोरेशन की लैंड है, क्या वो जॉइंट वेंचर की लैंड है, उसके ऊपर लाइसेंस ले लिया है, लाइसेंस वैलिड है, बिल्डिंग प्लान्स सैंक्शन हो गए हैं, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होने के बाद रेरा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, और उसमें कितने तरह के फ्लैट्स हैं, उनके साइजेस क्या हैं। पहले जब बहुत तेजी से 2004 के बाद में रियल एस्टेट में डेवलपमेंट हुआ तो कुछ बिल्डर्स ने भोले भाले जो कस्टमर्स हैं उनको गुमराह भी किया सुपर एरिया के नाम के ऊपर, और पोजेशन भी फंड्स जो उन्होंने कलेक्ट किए उनको उन्होंने डाइवर्ट किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट 10-10 साल तक पोजेशन डिलीवर नहीं हुआ। तो इसलिए हमें उस बिल्डर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो भी पता करना है, भाई इसने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं और उनकी डिलीवरी उन्होंने कब दी, और उनके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो कितने सेटिस्फाइड हैं। इसके बाद ही हम फ्लैट खरीदने का निर्णय लें। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताई है। मैं इसमें चोपड़ा जी एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे हाँ जी। कि क्या हम लोग ये मान लें कि अगर रजिस्ट्री हो गई है तो प्रॉपर्टी वैलिड है क्या? वो रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्री के अगर रजिस्ट्री होना ही सारी चीजें को मान लिया जाए कि वे रजिस्ट्री अगर हो गई है तो ये सारी प्रॉपर्टी, इसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम ये मान सकते हैं, या फिर हम ये और भी कुछ चीजें देखनी चाहिए साथ में? नहीं, मतलब डेवलपर से अगर नहीं, कई बार डेवलपर्स का प्लॉट नहीं है मान लीजिए, तो कई बार अब डेवलपर्स के अलावा भी हम लोग लैंड परचेज करते हैं, तो हम लोग क्या मान के चलें कि रजिस्ट्री हो गई है, जैसे कि बहुत दिल्ली एनसीआर के अंदर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर में रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो इलीगल प्रॉपर्टी है। क्या रजिस्ट्री होना का मतलब ये हो जाता है कि ये लीगल प्रॉपर्टी है, या 2 बार भी रजिस्ट्री हो जाती है किसी प्रॉपर्टियों की, या उसके लिए क्या देखरेख करनी चाहिए? देखो ऐसा है, जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है जी जो प्लान्ड है, जिनकी अप्रूवल डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस से मिल गई है, उनकी रजिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अच्छा, जो अनऑथराइज्ड लैंड्स हैं उनकी रजिस्ट्री गलत तरीके से जब हो जाती है तो वो रिस्की है, और अनऑथराइज्ड लैंड को हमको कभी नहीं खरीदना है। अब रिसेंटली तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका प्रॉपर्टी आईडी बनेगा। प्रॉपर्टी आईडी उन्हीं का बनेगा जो प्रॉपर्टीज अप्रूव्ड है, और रजिस्ट्री तभी होगी अगर प्रॉपर्टी आईडी बना हुआ है। तो हमें सिर्फ अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए, अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टीज को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी और कभी भी उनके अंदर कोई लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो हमें अपने वकील के थ्रू उसकी लीगल एंड सर्च रिपोर्ट करानी चाहिए पिछले 12 साल की। उसके लिए वकील जो है वो तहसील के अंदर जाता है, सारा रिकॉर्ड चेक करता है और ये देखता है कि प्रॉपर्टी अनएनकम्बर्ड है, इसके बाद में इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और जिस बंदे से हम खरीद रहे हैं उससे हमें एक एफिडेविट भी लेना चाहिए कि इसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस है। सारी इंफॉर्मेशन हमें उससे भी कलेक्ट करनी चाहिए, और साइट के ऊपर जाके विजिट भी करना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कभी किसी और का कोई कब्जा तो नहीं है। प्रॉपर्टी का मेजरमेंट भी हम कर सकते हैं, जाके जो प्रॉपर्टी है उसको जितने का वो हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है उतना मेजरमेंट एक्चुअली वहां पर है या नहीं है, या कुछ अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट हो गई है
इन सारी चीजों को तसल्ली करने के बाद ही हमें प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला करना चाहिए। ये शायद आप उन्हीं चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जो डेवलपर्स के पास नहीं है, उसके अलावा कोई डीलिंग होती है, जैसे कोई खेती की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, या वो सब चीज आएगा। एक जो रेंट वाली चीजें हैं कि लोग रेंट पे लेना देना करते हैं मथुरा वृंदावन के अंदर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी लेकर के बैठा हुआ है और वो लोकल किसी को देना चाहता है रेंट पे, तो वो किन चीजों का ध्यान करे? रेंट पे जो ले रहा है वो तो ठीक है, जो दे रहा है पहले उसका अगर हित की बात करें तो उसको क्या देखना चाहिए कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ऐसी कराए जिसमें रेंट पे वो दे सके और टाइमली उसको रेंट भी मिले, और अगर वापस लेना चाहे प्रॉपर्टी को तो वापस भी ले सके। ऐसा है, उसके लिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक लीज डीड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। लीज डीड के अंदर सारी टर्म्स हैं वो लिखी हुई होनी चाहिए, कि प्रॉपर्टी के डिटेल्स उसमें होने चाहिए, कितना मंथली रेंट है वो लिखा होना, कमेंसमेंट कब से हो रही है टेनेंसी की वो लिखा हो, कितने पीरियड के लिए टेनेंसी है वो लिखा हो, टेनेंसी की जो सारी शर्तें हैं कि भाई अगर इतने टाइम तक किराया नहीं देगा तो ये लीज डीड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टर्मिनेटेड, वो सारी कंडीशंस लिखी हों। उसके बाद अगर टेनेंट वायलेशन करता है, हम कोर्ट में जाके उसको खाली कराने का एविक्शन का दावा डाल सकते हैं, और एविक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें एक चीज हमने और ध्यान रखनी है, हमारा एक इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वो ये कहता है कोई भी रेंट डीड अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर लोग ना 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करते हैं, उस मतलब रजिस्ट्रेशन को अवॉइड करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है वो ना हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी 3 साल या 5 साल या 7 साल के लिए किराए पे लेनी है तो हमें पूरा एग्रीमेंट करना चाहिए, और बड़े नॉमिनल चार्जेज होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 2 साल के लिए हम किराए पे ले रहे हैं और उसका हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो वो एक रद्दी के कागज का टुकड़ा है, उसके बेसिस पे हम कोर्ट में कोई केस नहीं डाल सकते। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने अथॉरिटी की बात की, तो वृंदावन में ऐसे कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो टाउनशिप का अप्रूवल दे देती है? मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर एक अथॉरिटी बनी हुई है। जैसे मथुरा के अंदर मथुरा और वृंदावन एक जॉइंट है, तो इसकी एक मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। चेंज ऑफ लैंड यूज, बिल्डिंग प्लान की सैंक्शन, लाइसेंस, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये सारी अप्रूवल्स हमें मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिलती हैं। और अगर किसी को ये सारी अप्रूवल्स मिल गई हैं तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने में हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। सर ये 143 क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक यूपी में रेवेन्यू का कोड है जी, उस कोड का ये सेक्शन 143 है जी। 143 सेक्शन के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो अर्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी पावर जो है वो ग्राम पंचायत के पास होती है। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड में हम कॉलोनी काटना चाहते हैं जी, तो उस केस में हमें तहसीलदार से 143 की अप्रूवल लेनी पड़ती है, और उसके बाद हम कॉलोनी काट सकते हैं जी। अच्छा, लेकिन रिसेंटली मतलब जो चेंजेस आए हैं उसमें मतलब हमें मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी सारी परमिशंस लेनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट को अप्रूव कराना पड़ेगा। सिर्फ 143 के बेसिस पे हम कॉलोनी काट के उसके प्लॉट्स को रेजिडेंट्स को नहीं बेच सकते। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। तो सर जब कोई खरीदार कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर कोई जगह खरीदता है या फिर कहीं कोई फ्लैट खरीदता है, तो उसको सारी पेमेंट किस प्रकार करनी चाहिए? क्या चेक के माध्यम से पेमेंट करना सही रहता है? ऐसा है कि मतलब एक इनकम टैक्स का एक लॉ है जी, कि 20,000 से ऊपर हम कैश नहीं दे सकते प्रॉपर्टी की सेल परचेज के अंदर, और हमें जहां तक हो 100% पेमेंट जो है वो चेक से देनी चाहिए, और कैश बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो डेवलपर है चेक उसके नाम का होना चाहिए, चेक किसी और के नाम नहीं देना चाहिए जी, तभी हम सेफ हैं। जी जी। अगर हमने मान लो ब्रोकर है कोई या सेल्समैन है, उसके नाम का चेक दे दिया तो ये खतरे से खाली नहीं है। हमें चेक जो है डेवलपर के नाम का, प्रमोटर के नाम का ही देना है, और पूरा अमाउंट चेक में ही देना है, और उसकी पूरी रसीदें भी लेनी है जी, और डेवलपर की रसीद होनी चाहिए, ड्यूली साइंड होनी चाहिए।
बिल्कुल, तो ये तो एक तरीका भी हो सकता है फ्रॉड से बचने का, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि काफी बार लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है कि अगर उन्होंने कैश दे दिया और उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, तो एक प्रकार से जो सामने वाला व्यक्ति है, जो सेकंड पार्टी है, वो इससे नकार भी सकता है। लेकिन यदि हमने चेक के माध्यम से पेमेंट की तो कहीं ना कहीं हमारे पास सॉलिड प्रूफ होता है, ताकि हम ठगी का भी शिकार नहीं हो सके। तो सर, अगर हम बात करें आपसे, वृंदावन के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोग अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो श्री कृष्ण से खुद को जुड़ा हुआ बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं और वहां रहने के बाद वहां के वातावरण का आनंद ले सकते हैं? मथुरा वृंदावन के अंदर वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें सन सिटी अनंतम का प्रोजेक्ट है, भूमि इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है, ओमेक्स का प्रोजेक्ट है और आरपीएस ओरिया का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। ये सारे प्लान्ड प्रोजेक्ट हैं, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं और इनका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इन सब की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। किसी को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इन जो नामी प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, इनकी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद के हम वहाँ मथुरा वृंदावन के एटमॉस्फेयर का और भगवान कृष्ण के चरणों में रहने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। और भी जानकारियां आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। लेकिन संक्षेप में हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जो बायर एग्रीमेंट होता है, इससे खरीदार को क्या लाभ होता है? जब हम कोई भी दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट करते हैं जी, तो मतलब जो दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो उस एग्रीमेंट के अंदर होते हैं। जी, जो बायर एग्रीमेंट होता है, बायर एग्रीमेंट में पहली पार्टी तो होती है डेवलपर, यानी जिसने प्रोजेक्ट को डेवलप किया है और जो बेच रहा है। दूसरी पार्टी होती है परचेजर। अब उसके अंदर किस लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है, लैंड की ओनरशिप किसकी है, कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है या जॉइंट वेंचर का प्रोजेक्ट है, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस बायर एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती हैं। मैं सलाह देना चाहूँगा कि बायर एग्रीमेंट को आंख बंद करके साइन ना करें। बायर एग्रीमेंट के एक एक क्लॉज को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बायर एग्रीमेंट के साथ दोनों पार्टियां बंधी हुई हैं। अगर किसी पार्टी के साथ मतलब कोई धोखा होता है तो बायर एग्रीमेंट एक सहारा है, जहां हम कोर्ट में जाके, रेरा के अंदर जाके अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं। जी, अभी रिसेंटली जो रेरा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 2017 के अंदर एक्ट बना था, जी, उसके तहत हर स्टेट के अंदर रेरा की कोर्ट्स बन गई हैं। जो कस्टमर की ग्रीवेंसेस हैं वो अपनी ग्रीवेंसेस के अंदर रेरा में जा सकते हैं। जी, रेरा के अंदर एक तो अथॉरिटी है, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है। अथॉरिटी के पास हम कंपनसेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास हम रिफंड के लिए जाते हैं। जी, मान लीजिए बायर एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि 3 साल के अंदर हम प्रॉपर्टी का पोजेशन दे देंगे। अब 3 की बजाय 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, फिर भी वो पोजेशन आपको नहीं दे रहे। आप रेरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जो बायर एग्रीमेंट की टर्म्स कंडीशंस थी उसका इन्होंने वायलेशन किया है, इन्होंने टाइम के ऊपर हमें पोजेशन नहीं दिया है, हमें कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट नहीं की है। आप अपना पैसा वापस मांग सकते हैं और हमें जो कोर्ट के ऑर्डर मिल जाएंगे पैसा वापसी के। जी, उसके ऊपर जो स्टेट बैंक की मैक्सिमम प्राइम लेंडिंग रेट है उससे ब्याज भी मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। जानकारियां जितनी लें उतनी कम है, फिलहाल समय का अभाव है तो हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए और दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब आपने उनको दिए, उनकी जिज्ञासाओं को दूर किया और अपना कीमती समय दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे 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 राधे। तो दर्शकों, आप भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप लोग कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें वृंदावन प्रॉपर्टी शो। सारी जानकारियां आप इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं, तो इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहें। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। राधे राधे।